Guys, welcome to GH Study Spot. Audio Jungle. जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, वी हैव टेकन एन इनिशिएटिव जिसके ज़रिया हम लोग हायर सेकेंडरी एग्जाम 2025 में अपेयर होने वाले स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट वाइज एंड चैप्टर वाइज सजेशंस को डिस्कस कर रहे हैं, उन क्वेश्चंस को जिनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और ना कि सिर्फ हम लोग सजेशन डिस्कस कर रहे हैं, बल्कि काउंसिल के द्वारा दिए गए सिलेबस एंड अब तक पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस भी कर रहे हैं। इनके साथ साथ हम लोग इस पूरे चैप्टर्स के कंप्लीट थीम को इन शॉर्ट रिवाइज भी कर रहे हैं। यानी इस वीडियोस के ज़रिया आपको 3-4 चीज़ें एक साथ दी जा रही हैं। इससे पहले वाले कई सारे वीडियोस के ज़रिया हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस के कई सारे चैप्टर्स एंड हिस्ट्री के कई सारे चैप्टर्स के बारे थीमेटिकली तौर से कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज किया, उसके सिलेबस को अच्छे से एनालाइज किया, उसके मार्क्स पैटर्न को समझा और फिर काउंसिल ने जिस तरीके से क्वेश्चंस अब तक उन चैप्टर से पूछा है उन्हें डिस्कस किया। एंड देन 2025 में कौन से क्वेश्चंस आएंगे उन्हें मैंने आपके सामने साबित भी कर दिया इन पॉइंट्स के बिना पर। आइए आज हम लोग इसके साथ साथ हिस्ट्री के नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 को देखते हैं। अगर आप लोग उन वीडियोस से फ़ायदा उठाने चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल के आइकन पर क्लिक कर लिंक के साथ आप लोग प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। इसके लिए आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। आइए हम लोग इस चैप्टर की बात करें, चैप्टर नंबर 4। तो आप लोग देख पा रहे हो चैप्टर नंबर 4 इज रिएक्शंस टू द इंपीरियलिस्टिक हेजिमोनी। इस चैप्टर से MCQ 3, SAQ 3 और LAQ 1 क्वेश्चन 8 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अच्छे खासे मार्क्स से इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आइए हम लोग इस चैप्टर के थीम को पहले समझने की कोशिश करें। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, इस चैप्टर का नाम रिएक्शन टू द इंपीरियलिस्टिक हेजिमोनी है। आप लोगों को इससे पहले वाले चैप्टर नंबर 2 में बताया गया था कि बहुत सारे इंपीरियलिस्टिक पावर जैसे यूरोपियन पावर ने दूसरे कमज़ोर ममालिक के ऊपर जाकर अपना गलबा और अपना दबदबा इख्तियार करना शुरू किया था। ऐसे सूरत हाल में जब बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ अपने ताकत और माशी कुव्वत के एतबार से दूसरे कमज़ोर ममालिक के ऊपर जाकर अपना गलबा अपने आप को डोमिनेट करना शुरू कर दिया था, तो एक टाइम पीरियड के बाद जिन ममालिक को इन लोगों ने अपने कब्ज़े में लिया था, वहाँ के आवाम इन लोगों के ज़ालिमाना हरकत यानी इन लोगों के जुल्म से परेशान होकर एक टाइम ऐसा आता है कि ये लोग इनके ख़िलाफ़ आवाज़ बगावत बुलंद करना शुरू करते हैं। जिस तरीके से इंडिया में आप लोग खुद ही देखा कि इंडिया में किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान के आवाम ने एक पीरियड के बाद किस तरीके से इनके ख़िलाफ़ टाइम बाय टाइम किस तरीके से इनके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना शुरू किया अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए। ठीक उसी तरह से बहुत सारे कॉन्टिनेंट में जो इन लोगों ने किया था कॉलोनाइज, उन लोगों ने भी धीरे धीरे इनके ख़िलाफ़ आवाज़ को बुलंद करना शुरू किया। इस चैप्टर में हम लोग इन्हीं के बारे डिटेल में पढ़ेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं कि काउंसिल ने किस तरीके से सिलेबस को डिफाइन किया है। नंबर 1, रिएक्शन राइज ऑफ द मिडिल क्लास, its feature and acceptance of Western education, its social reforms, attitudes to traditional concepts in social and religious context। ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंडिया में आने के बाद, चूँकि हम लोग यहाँ पे इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंडिया में आने के बाद हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी समाज में कुछ लोगों का एज अ मिडिल क्लास ज़हूर इमरजेंस देखने को मिलता है। ऐसे लोग जिन लोगों ने बरतानवी हुकूमत के ज़ेर असर में आकर बरतानवी तालीम एंड कल्चर को अपनाया था, उन लोगों को बरतानवी समाज में एक आला रुतबा में दिया जाने लगा, जिसकी वजह कर उनके समाजी हैसियत में कुछ इजाफा देखने को मिला था। उन्हीं लोगों को मिडिल क्लास के नाम से जाना जाता है। जाहिर है कि इन लोगों के इस मिडिल क्लास के स्टेटस बनने के पीछे वेस्टर्न एजुकेशन का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, जिन्होंने इन्हें मिडिल क्लास बनाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया।
जब इन लोगों ने वेस्टर्न एजुकेशंस को एक्वायर किया तो इन लोगों ने हिंदुस्तान की ट्रेडिशनल समाजी खराबियों को साफ तौर से देखना शुरू कर दिया था और उसके बाद इन लोगों का रवैया समाज और हिंदुस्तान के इस ट्रेडिशनल कंसेप्ट के तहत बहुत घटिया और बहुत नीचा समझा जाने लगा था। ऐसे सूरत हाल में इन लोगों ने कई सारे मूवमेंट्स को भी कंडक्ट किया था। ये हुआ पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, मूवमेंट्स एंड अदर लीडर्स इन द बंगाल, नारायण गुरु, विरसालिंगम एंड अदर आउटसाइड बंगाल, सर सैयद अहमद खान एंड अलीगढ़ मूवमेंट। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि बरतानवी हुकूमत के हिंदुस्तान में आमद के बाद वेस्टर्न एजुकेशन ने हिंदुस्तान के कुछ लोगों के माइंड को इनलाइटनमेंट कर दिया था। ऐसे लोग जो बरतानवी हुकूमत से तालीम के ज़ेर असर आकर खुद को मुतासिर कर रहे थे, इन लोगों ने हिंदुस्तान में समाजी खराबियों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए ज़बरदस्त तरीके से जद्दोजहद का आगाज़ किया था, जिनमें नारायण गुरु एक बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है, जिनका ताल्लुक़ दरअसल इजावाज़ तबका से था। अगर आप लोगों ने सिलेबस को पढ़ा होगा तो आप लोगों को याद होगा कि इनका ताल्लुक़ इजावाज़ तबका से था, जिन्होंने दरअसल हिंदुस्तान में इजावाज़ तबका, जो कि एक बहुत ही निचला तबका तस्लीम किया जाता था, उनकी हैसियत में इजाफा करने के लिए कई सारे इकदाम किए थे। इसके बाद विरसालिंगम पांटुलु, जिन्हें आंध्र प्रदेश का विद्यासागर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने भी समाज के कई सारी खराबियों को उजागर करने के लिए बहुत सारी इकदामात उठाए थे। इसीलिए और ख़ासकर इन्होंने औरतों के स्टेटस को अपलिफ्ट करवाने के लिए कई सारे स्पेशल स्टेप्स टेक किए थे। इसीलिए इन्हें आंध्र प्रदेश का विद्यासागर के नाम से भी जाना जाता है। और सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने खासकर मुसलमानों में फैली हुई गुमराहियां और मुसलमानों के अंदर फैले हुए मिसकंसेप्शन को समाज से उखाड़ फेंकने के लिए कई सारे मूवमेंट्स को इन्होंने लीड किया था, उनमें एक इम्पॉर्टेंट अलीगढ़ मूवमेंट है, इसे डिस्कस किया गया है। नंबर 3, चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन सोसाइटी एज अ रिजल्ट ऑफ अवर फैक्टर्स, यानी उन ऊपर दिए गए फैक्टर्स के बिना पर समाज में जो सोसाइटी जो चेंज हम लोग को देखने को मिले, इन्हें हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, पतीदार्स, साहूकार्स, मनी लेंडर्स एंड मिडिल मैन, ग्रेटर फ्रेगमेंटेशंस ऑफ रूरल क्लासेस ड्यू टू द इकोनॉमिक रीजन। समाज में इन लोगों की हैसियत में पतीदार्स एंड साहूकार्स, कुछ ज़मींदार लोगों का लक़ब उस वक्त दिया गया था। तो इन लोगों के ज़मींदारी हासिल करने के बाद इनके मुआशी हालात में जो अपलिफ्टमेंट देखने को मिली थी और समाज में इनकी हैसियत में जो इजाफा हुआ था, उनके बारे यहाँ डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट, नंबर 4, इमर्जेंस ऑफ द न्यू रूरल एलिट्स, पतीदार्स, साहूकार्स, मनी लेंडर्स एंड मिडिलमैन, ग्रेटर फ्रेगमेंटेशंस ऑफ रूरल क्लासेस ड्यू टू द इकोनॉमिक रिएक्शंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि साहूकार्स एंड पतीदार्स, ये लोग कुछ ऐसे लोग थे जो कि पहले खेती बाड़ी किया करते थे, लेकिन इनकी समाजी हैसियत में उस वक्त इजाफा हुआ जब इन लोगों ने ज़मींदाराना हैसियत को हासिल किया। जब ज़मीन को इन लोगों को सौंप दी गई, तो ये लोग मनी लेंडर्स के तौर पे तस्लीम किए जाने लगे और इनकी माशी हैसियत में ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिला। नेक्स्ट, नंबर 5, द इमरजेंस ऑफ द इंडस्ट्रियल फोर्सेस। इसके साथ साथ बरतानवी हुकूमत ने बहुत लेट से हिंदुस्तान में कई सारे इंडस्ट्रियल फोर्सेस को भी इमर्ज करवाया था ताकि बरतानवी हुकूमत का फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट, सब अल्टर्न ग्रुप्स, आदिवासीज़ एंड दलीस। हिंदुस्तान के तबका में, हिंदुस्तानी समाज में दरअसल हिंदू मज़हब में बहुत सारे कास्ट एंड कास्टिज़म सिस्टम को चले हुए आ रहे हैं। इन सिस्टम में एक ऐसा तबका जो कि बहुत ही निचला और पिछड़ा हुआ तबका तस्लीम किया जाता था, जिन्हें आदिवासी या दलित के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, नंबर 7, वेस्टर्न आइडियाज़ एंड इंडियन रिस्पॉन्स। जाहिर है कि जब बरतानवी हुकूमत हिंदुस्तान में आने के बाद अपने आइडियाज़ से हिंदुस्तान के कुछ चुनिंदा लोगों को मुतासिर करने लगी, हिंदुस्तान में ऐसे लोग जो कि बहुत कट्टर लोग थे, जिन्होंने इसके मुखालिफत में अपना रिएक्शंस, अपना रद्द-ए-अमल शो करना शुरू किया था, इन्हीं के बारे यहाँ डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट,
द एस्पिरेशंस ऑफ द मिडिल क्लास, यहाँ कोर्स हो गया है, क्लास होगा वहाँ पे, एंड इट्स फॉल आउट्स, बहुत सारे लोगों ने जिस तरीके से यहाँ के लोगों बरतानवी हुकूमत के ख़िलाफ़ अपना रिएक्शंस को शो किया था, उन्हें यहाँ पे दिखाया गया है। रीजनल कल्चरल रिस्पांस इन पर्टिकुलर बंगाल रेनेसा, हिंदुस्तान में बरतानवी हुकूमत के आने के बाद जिस तरीके से हिंदुस्तान के लोगों के अंदर रिस्पांस देखने को मिला, जिस तरीके से हिंदुस्तान के लोगों के अंदर चेंज देखने को मिला, इनमें बंगाल रेनेसा बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल चूँकि उस दौर में बरतानवी हुकूमत का मरकज़ था, जिस तरीके से आज दिल्ली है, ठीक उसी तरीके से बरतानवी हुकूमत के हिंदुस्तान में आने के बाद इन्होंने यहाँ के बंगाल के लोगों के अंदर बहुत सारे नए माइंडसेट के जज्बात को भरा था, जिन्हें रेनेसा के नाम से जाना जाता है। रेनेसा एक फ्रांसीसी लफ्ज़ है जिसके माने रीबर्थ के होते हैं। नेक्स्ट नंबर सी, हाउ वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ टाइम, health and labor for the wages brought about the change in the Indian society and local mindset, किस तरीके से इस वेस्टर्न कंसेप्ट ने हिंदुस्तानियों के अंदर इनके माइंडसेट को तब्दील करने में मदद किया था। एंड लास्ट, चाइना का एक टॉपिक है। चाइना से इमर्जेंस ऑफ द वेस्टर्न एजुकेटेड क्लास, इन्फ्लुएंसेस ऑफ द क्रिश्चियनिटी, द स्कॉलर्स रिस्पांस, मे 4th मूवमेंट। मे 4th मूवमेंट चाइना के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना में 4 मई 4 मई 1919 में एक मूवमेंट कंडक्ट किया गया था, जो कि एक कल्चरल मूवमेंट था, जो कि चाइना के आवाम ने कंडक्ट किया था। वहाँ पे प्रिवेल किए जाने वाले कल्चरल हालात के तहत उसे बेहतर बनाने के लिए उस मूवमेंट के बारे यहाँ डिस्कस किया गया है। तो ये सारा पूरा सिलेबस का एनालिसिस एंड शॉर्ट रिवीजन ऑफ द चैप्टर 4 था। अब हम लोग नेक्स्ट आगे की जानिब बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं कि काउंसिल ने इस चैप्टर के जरिए से कैसे PYQs को क्वेश्चंस अब तक पूछा है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, काउंसिल ने इससे कई सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। पहला क्वेश्चन जो इसमें आता है वो राजा राम मोहन रॉय के कंट्रीब्यूशन एज अ सोशल रिफॉर्मर के लिए आता है। राजा राम मोहन रॉय के कंट्रीब्यूशंस के बारे यहाँ पे आपको पूछा गया है 2015 में। इसके क्वेश्चंस के आंसर को बहुत सिस्टमैटिक अंदाज में इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन को लिखते हुए अपने आंसर को प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट, एनालाइज द काउजेज ऑफ लीडिंग द मे 4th मूवमेंट इन चाइना, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ दिस मूवमेंट। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि चाइना में एक तहरीक चलाई गई थी 1919 को 4 मई में। इस तहरीक को हम लोग मे 4th मूवमेंट बोलते हैं, जिसे एक सकाफती यानी कल्चरल मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट नंबर 3, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अलीगढ़ मूवमेंट सर सैयद अहमद खान के द्वारा चलाई जाने वाली एक ऐसी तहरीक थी जिनका मकसद दरअसल मुसलमानों में फैले हुए मिसकंसेप्शन को दूर करना और इनके अंदर इस्लाह लाना था। नेक्स्ट नंबर 4, गिव एन अकाउंट ऑफ द ट्राइबल एंड दलित कम्युनिटीज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश रूल के टाइम पीरियड में दलित एंड ट्राइबल लोगों का क्या रिएक्शन रहा, क्या उन लोगों का सिस्टम था, उन्हें यहाँ पर डिस्कस किया गया है। 2027 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट नंबर 5, डिस्कस द नेचर ऑफ द बंगाल रेनेसा, व्हाट वर इट्स लिमिटेशंस। बंगाल रेनेसा, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि बंगाल में चलने वाली एक तहरीक थी जिनका मकसद दरअसल रीबर्थ करना, ऐसे चीज़ें जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है उन चीज़ों को दोबारा से लाना जो सही और जायज़ चीज़ें थीं। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट नंबर 6, इवॉल्यूट द कंट्रीब्यूशन ऑफ राम मोहन रॉय इन सोशल एंड एजुकेशनल रिफॉर्मर। ऊपर में सिर्फ सोशल पूछा था, यहाँ सोशल के साथ एजुकेशनल को भी ऐड कर दिया गया है 2019। नेक्स्ट नंबर 7, गिव एन अकाउंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ ट्राइबल एंड दलित कम्युनिटीज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया 2020। नेक्स्ट नंबर 8, गिव एन अकाउंट ऑफ द एजुकेशनल एंड सोशल रिफॉर्म्स ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर 2022। नेक्स्ट नंबर 9, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट 2022। तो इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के देखने के बाद, एनालिसिस करने के बाद, एंड नेक्स्ट नंबर 10, evaluate the contribution of Ram Mohan Roy as a social reformer 2023, and next assess the role of ईश्वर चंद्र विद्यासागर एज एन एजुकेशनल एंड सोशल रिफॉर्म। यानी ये हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अब तक 11th पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट हमारे एग्जाम 2025 में आने के कौन से चांसेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
2024 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर पूछा जा चुका है। नेक्स्ट 2025 के लिए राम मोहन रॉय द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लिखा गया है एसेस द रोल ऑफ राम मोहन रॉय एज एन एजुकेशनल एंड सोशल रिफॉर्मर। आप दोनों पर्सपेक्टिव से तैयार करके जाओ, एजुकेशनल भी एंड सोशल भी। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, बहुत अच्छे से इसके आंसर्स को सजाया जा सकता है। नेक्स्ट, एनालाइज द काउजेज ऑफ द लीडिंग द मे 4th मूवमेंट इन चाइना, बहुत इंपॉर्टेंट, एंड डिस्कस इट्स इम्पैक्ट। Next, number 3, give a brief account of the Aligarh movement. Next, number 4, discuss the nature of Bengal Renaissance. What were its limitations? ये 4 क्वेश्चन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नंबर 1, 2 एंड 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको किसी भी हाल में आप लोग को छोड़कर नहीं जाना है। अगर आप लोग इन सजेशंस को फॉलो कर लेते हो तो इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको एक फिक्स पैटर्न काउंसिल का शो कर दिया। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो का फुल फ़ायदा उठाएं और हम लोगों को भी इस तरह के वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि उनका भी भला हो पाए। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।